हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, वो है नॉरिस-टैब-फाज रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी फोटॉन को इंसिडेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, एटम पे, किसी सबस्टेंस पे, तो उसमें एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन याद रखना एक्चुअली इसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। दिस फोटोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस एक्चुअली गवर्न बाय टू लॉज। ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम ग्रोथस-डॉपलर लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ जो होता है उसको हम कहते हैं सेकंड लॉ या आइंस्टीन-स्टोक लॉ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप यहाँ याद रखेंगे। फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहता है कि जब भी किसी सबस्टेंस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसमें जो है एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं। तीनों चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट, ओनली फ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल brings about chemical change in the molecule, है ना। वो लाइट जो इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया है वही कुछ केमिकल चेंज इसमें लाएंगे। बाकी जितना रिफ्लेक्शन हुआ, कितना ट्रांसमिशन हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब किसी चीज़ में केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमने पहले ही कहा था कि लाइट शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सबस्टेंस। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसकी एनर्जी के करस्पॉन्ड टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से करस्पॉन्ड नहीं था, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखें। सेकंड लॉ एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं देते हैं कि कितना रिएक्शन होगा। फर्स्ट लॉ ये याद रखेंगे। सेकंड लॉ कहते हैं सिंपली कि अगर एक क्वांटम ऑफ लाइट आप यूज़ करेंगे तो एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, 2 क्वांटम ऑफ लाइट यूज़ करेंगे तो 2 क्वांटम ऑफ। इसलिए इसको हम इस सेकंड लॉ को हम फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या आइंस्टीन-स्टोक लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको कहा था कि अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो दैट मीन्स 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है क्वांटम ऑफ लाइट जो है वो 1 मोल एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। जिसको हम h न्यू से क्वांटम को हम h न्यू से दिखाते हैं। क्वांटम मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा ये चीज़ भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल कंपाउंड जो है फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं तो कौन से रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन इसमें हम सिलेक्टिवली पढ़ रहे हैं कीटोन्स के बारे में, क्योंकि कीटोन्स बहुत सारे टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं। आपको पता है कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में क्या है भाई, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको पता है इसमें पाई बॉन्ड भी है, इसमें लोन पेयर भी है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है। दैट मीन्स इसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, इनटू सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है, और इसमें कौन सा पॉसिबल है भाई, इसमें एन टू पाई स्टार भी पॉसिबल है। और आपको पता है लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है, n2 पाई स्टार की एनर्जी सबसे कम होती है ना। इसलिए n2 पाई स्टार ट्रांजिशन इजीली होगा, जो हमने पिछले साल देखा था। जैसे अगर आपका ये सिग्मा था, ये पाई था, ये नॉन बॉन्डिंग वाला था, ये फिर पाई स्टार था, ये आपका सिग्मा स्टार था, तो एनर्जी गेप सबसे कम किसकी, n2 पाई स्टार की इजीली हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 4 बैंड्स इसमें आते हैं जो n2 पाई स्टार ट्रांजिशन इजीली होते हैं। तो यूजुअली हम इस वेवलेंथ रेंज में हम इसको करते हैं, जो कि n2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जब वो ट्रांजिशन होगा, आपको पता है फर्स्ट ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो सिंगलेट स्टेट। इसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर के साथ ये ट्रिपलेट स्टेट में जाते हैं, तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट इन सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट, ये भी आपको पता है। ठीक है, द फोटोकेमिकल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द कार्बोनिल ग्रुप कैन ऑकर इन सिंगलेट, ट्रिपलेट या बोथ स्टेट्स।
दोनों में हो सकते हैं। कौन से स्टेट आपका जो रिएक्शन है वो इनिशिएट कर सकता है, अगर ये पूछ रहे हैं तो इसमें देखा गया है कि सिंगलेट से भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट से भी हो सकते हैं, दोनों स्टेट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीडेड थ्रू ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट और बोथ स्टेट्स। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप याद रखेंगे, हम ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर यूज कर सकते हैं। क्वेंचर मीन्स जो उसको क्विंच करते हैं, स्टॉप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है कोई रिएक्शन ट्रिपलेट से हो रहा है, सिंगलेट से हो रहा है, तो आप ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर को यूज करते हैं। ट्रिपलेट स्टेट क्विंचर को आप यूज कर सकते, क्विंच कर देंगे यानी ट्रिपलेट स्टेट को खत्म कर देंगे। और फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन हो रहा है, इसके बाद आपने उस रिएक्शन कंडीशन में ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर को यूज किया, तो ट्रिपलेट स्टेट से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं निकला ट्रिपलेट स्टेट क्विंचर को यूज करने से, तो कोई यील्ड नहीं आया, दैट मीन्स आप कंफर्म हो जाओगे कि एक्चुअली जो ये रिएक्शन था वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू इनिशिएट हो रहा था, है ना, कैरी हो रहा था, इनिशिएट ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू हो रहा है। लेकिन ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर को यूज करने के बाद तब भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और 100% यील्ड आ रहा है, दैट मीन्स ट्रिपलेट स्टेट से ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, एक्चुअली ये सिंगलेट से हो रहा था, ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट क्वेंचर को यूज करने के बाद 50% के करीब आपको यील्ड आया, तो 50% सिंगलेट से हो रहा है, 50% ट्रिपलेट। इस तरह से आप पता कर सकते हैं वेदर द रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सिंगलेट, ट्रिपलेट और बोथ द स्टेट्स। ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन बोथ केस, लिक्विड फेज दोनों से होता है। आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन होगा इनटू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, लेकिन कभी कभी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज मोर प्रोमिनेंट। ये बताइए कब होगा, ये कब हो सकते हैं? हमें पता है कि जब भी कोई डबल बॉन्ड या जो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद ईच अदर होता है, तो जितना कंजुगेशन होता है पाई टू पाई स्टार की जो एनर्जी गैप होता है वो रिड्यूस होता है, होमोल्यूमो गैप आपने पढ़ा था वो कम हो जाती है। तो जब कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो उस समय ज़्यादा फेवरेबल ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी अब जो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से कम हो जाती है। इसलिए उस समय प्रोमिनेंट टाइप का जो आपका ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, न कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। सैचुरेटेड केटून्स की बात करते हैं, यानी जिसमें कोई अनसेचुरेशन ना हो, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी रफली 80 to 85, 70 to 80 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। सिंगलेट के लिए कितना होगा 80 to 85 और ट्रिपलेट स्टेट के लिए 75 to 80, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और अनसेचुरेशन की आप देखेंगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अनसेचुरेशन की वजह से वहाँ पे रेजोनेंस की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो इसलिए 45 से 75 किलो कैलोरीज पे इसकी ट्रांजिशन पॉसिबल है। Most photo reactions in excited carbonyl compound involve radical intermediate because both the carbon and oxygen atom of carbonyl group have radical properties. ठीक है, ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इन एक्साइटेड कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, यानी कोई बॉन्ड है इस ए और बी के बीच में, हमने पहले भी पढ़ा है। वहाँ से अगर लाइट हम पास करते हैं तो ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी होमोलिसिस होते हैं। होमोलिसिस होने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय हाइड्रोजन, तो उसमें रिडक्शन कैसे होगा? इसके बाद हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से उसके प्रोडक्ट बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें आपका नरिश टाइप फर्स्ट हो सकते हैं, सेकंड क्लीवेज साइक्लोएडिशन टू एल्कीन जिसमें हम पढ़ने जाए पैटर्नो-बुची रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट होता है ना। ये सारे टाइप के रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम नरिश टाइप फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नरिश टाइप फर्स्ट को हम कहते हैं
अल्फा क्लीवेज। अब आपको समझ में आना चाहिए नॉरिश टाइप, क्योंकि इस जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम नॉरिश था। उसने 2 रिएक्शन इस पे भी किए, तो एक को टाइप फर्स्ट का, एक को टाइप सेकंड का। अल्फा क्लीवेज से आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो क्लीवेज होगा अल्फा बॉन्ड का हो जाएगा इन द और ये याद रखना भी जो इन द गेज फेज ये जो रिएक्शन मेनली होता है वेपर फेज में होता है, गेज फेज में होता है। एग्जाम में अगर किसी भी इस टाइप के रिएक्शन में अगर आपको गेज फेज दिखाया है या वेपर फेज दिखाया है तो नॉरिश टाइप फर्स्ट की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फोटो इंड्यूस्ड डीकार्बोनाइलेशन ऑकर इन सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। R.G.W. Norrish was the first to notice this process which is known as, इसलिए इसको नॉरिश टाइप फर्स्ट कहते हैं क्योंकि सबसे पहले नॉरिश ने किया था। इसने क्या ऑब्जर्व किया है, डीकार्बोनाइलेशन हो रहा है सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। कोई सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है से दिस, ठीक है, ये आपका कोई कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे अल्फा कार्बन की क्या होता है, इस अल्फा कार्बन का लिसिस होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे CO जो है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ कार्बो मोनोऑक्साइड निकल जाता है और दूसरा रेडिकल यहाँ बन जाता है। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, डीकार्बोनाइलेशन, डी मीन्स निकल जाना कार्बोनिल कंपाउंड का ओ। तो ये इसने पहले देखा था, तो इनको हम नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं। इन द गेज फेज द नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस इज वेरी कॉमन। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मैंने अभी आपको कहा था वेपर फेज में या गेज फेज में ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। This type of reaction in solution phase reaction is very rare, बहुत कम होता है ये वाला रिएक्शन। क्यों होता है रेयर, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं आइडिया दे के रखता हूँ नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, ये R, दोनों को हम R पे फिलहाल सेम रखते हैं, बाद में हम इसको अलग करते हैं। जब यहाँ पे रेडिएशन को पास करते हैं तो अल्फा कार्बन दोनों से में तो अल्फा कार्बन यहाँ पे लिसिस हो जाते हैं अल्फा बॉन्ड की। ठीक है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप बनते हैं और अल्काइल रेडिकल, 2 एसाइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल बनते हैं। ठीक है, अब गेज फेज में इजीली इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गेज फेज में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या रेडिकल जो है इसीलिए बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इजीली वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन में अगर गेज बनने के चांस हैं तो ऐसे प्रोडक्ट वो इजीली बन जाते हैं क्योंकि इससे इंट्रोपी इंक्रीज होता है। इंट्रोपी जहाँ इंक्रीज होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, गेज फेज में इसलिए ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं रेयर क्यों है सोल्यूशन फेज में, तो सोल्यूशन फेज में देखा गया है जो सॉल्वेंट में जो आपका ये सॉल्वेंट है, एक्चुअली ये जो सॉल्वेंट है ये केज बना देते हैं और ये आपस में क्लोज आते हैं जिसकी वजह से ये रेडिकल रिकम्बाइन हो जाता है। रिकम्बाइन से फिर आपका रिएक्टेंट वापस बन जाता है, उसकी वजह से आपका यील्ड होता है बहुत लो हो जाता है, तो कोई फायदा ही नहीं बना। इसलिए इसको ज़्यादातर हम गेज फेज में करते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद आप देखेंगे कि गेज फेज में क्यों कॉमन है, इजीली इसके बाद आप इजीली समझेंगे गेज में क्यों कॉमन है और सॉल्यूशन फेज में क्यों रेयर होता है। ठीक है, द नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन इज फोटोकेमिकल क्लीवेज और होमोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू 2 फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये आपने देखा अल्फा सिशन, यानी अल्फा सिशन मीन्स ये ब्रेक हो जाता है अल्फा बॉन्ड। ठीक है, इसको इसलिए हम कहते हैं अल्फा क्लीवेज। तो याद रखेंगे जो सबसे इसमें पहला नॉरिश टाइप फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको 1-2 पॉइंट का लिखना है तो नॉरिश टाइप फर्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज, ठीक है, अल्फा क्लीवेज होगा नॉरिश टाइप फर्स्ट में। और दूसरा हो सकते हैं डीकार्बोनाइलेशन, लेकिन डीकार्बोनाइलेशन के लिए कुछ कंडीशन है वो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेप थोड़ा मैं बता के जाऊँगा। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कब होता है इसमें सारा आपको डिस्कस करूँगा। थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द ट्रिपलेट स्टेट कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट आपको पता है वो तो ऑब्टेन होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वर्ड से। तो कहने का मतलब सिंपली आप ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा अगर आपको टफ लग रहा है तो R
C डबल बॉन्ड OR, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहले ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसके बाद RC डबल बॉन्ड O, हम इसको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ फिलहाल। R जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कौन सा? सबसे पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में S1 में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन इसमें होता है। तो ये कहना चाहते, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक याद रखना, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी प्रोसेस है। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रोसेस होगा। थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ऑन क्लीवेज ऑफ अल्फा बॉन्ड इन आइदर स्टेट टू रेडिकल फ्रेगमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। ये आपको पता है, एक एसाइल फ्रेगमेंट, दूसरा अल्काइल फ्रेगमेंट वहाँ बन जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम नॉलेज स्टेप फर्स्ट सैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन्स यानी एसाइक्लिक, जिसमें साइक्लिक नहीं है ना, ओपन चेन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल बाय डिटेल, इससे आप और क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस सबसे पहले होता, आपको मैंने पहले कहा था, बाय द इनिशियल क्लीवेज ऑफ किसका? कार्बोनिल और अल्फा कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन बॉन्ड टू गिव एन एसाइल एंड अल्काइल रेडिकल। ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि C डबल बॉन्ड O ये हो गया आपका अल्फा, और इस साइड से जाएंगे तो ये अल्फा, बाकी ये बीटा है, हमें बीटा से कोई लेना। तो दो अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो उस समय जो एसाइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और जो अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। फिलहाल यहाँ हम एक ही डिस्कस कर रहे हैं, दोनों साइड से हो सकते हैं, लिसिस दोनों साइड से हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन जो मैंने पहले बताया जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अल्फा कार्बन के साइड से लिसिस करने से स्टेबल का बनेंगे, दोनों असिमेट्रिकल होगा, तो आप कहीं से भी लिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अनसिमेट्रिकल है। देखिए इस साइड में, इस अल्फा कार्बन में RCH2 है, यहाँ पे R एक, यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो लिसिस प्रोडक्ट है, वो कौन सा बनेगा। दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो दोनों को यहाँ दिखाएंगे आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये वाला रेडिकल बनेगा जिसको मैंने यहाँ बनाया है। अगर यहाँ से लिसिस होता है, जिसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, RCH2 यहाँ पे रेडिकल आएगा, प्लस C डबल बॉन्ड O रेडिकल, और यहाँ पे CH एंड सो ऑन, बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी रेडिकल बना, अल्काइल रेडिकल, यहाँ भी अल्काइल रेडिकल बना। अब आपको यहाँ भी एसाइल रेडिकल बना, यहाँ भी एसाइल। अब आपको डिसाइड करना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ये प्राइमरी रेडिकल है, ये वाला सेकेंडरी रेडिकल है। अब आपको पता है विच इज़ मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो डेफिनेटली जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, इस तरह से प्रोसीड होगा कि मोर स्टेबल वहाँ पे इंटरमीडिएट बने, तो सेकेंडरी वाला बनेगा। सेकेंडरी बनेंगे तो लिसिस कहाँ से होगा, ब्रेक कहाँ से होगा, वो आपको डिसाइड कर सकते, ब्रेक यहाँ से होगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन में। नेक्स्ट, द इनिशियली फॉर्म्ड एसाइल रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय द सेकेंडरी। ये हमारा प्राइमरी प्रोसेस हो गया, ये प्राइमरी प्रोसेस हो गया। देखो यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ पार्ट जो है यहाँ से लिसिस होके बनते हैं, लेकिन इट इज़ इन माइनर। तो माइनर में है तो इसको हम दिखाते हैं, जो मेजर पार्ट है वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ अब प्राइमरी प्रोसेस में दो रेडिकल बने, एक एसाइल रेडिकल बना, दूसरा अल्काइल रेडिकल बना। अब इनका क्या हाल होगा भाई, है ना। द इनिशियली फॉर्म्ड एसाइल रेडिकल जो है, अब हम पहले एसाइल पे डिस्कस करेंगे। द इनिशियली फॉर्म्ड एसाइल रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय द सेकेंडरी प्रोसेस। अब यहाँ से सेकेंडरी प्रोसेस शुरू होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली द अल्काइल रेडिकल कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रिकम्बिनेशन, स्टेबलाइज्ड और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि मैंने पहले आपको कहा है कि इसमें क्या हो सकता है, रिकम्बिनेशन भी हो सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उनको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं क्या, वेदर दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और नॉट। तो मैंने इससे प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में आपको कहा है कि इस टाइप के मैकेनिज्म को हम ट्रैपिंग रिएजेंट को यूज़ करके पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, टेम्पो नाम का एक रिएजेंट, TMPO है ना, ये हमने पढ़ा था। ट्राई मिथाइल क्या था, ट्राई मिथाइल था। और इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर बनेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पाइपेराडीन है ना, ये था ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल तो है ना। टेट्रा यहाँ पे टेम्पो में क्या था, टेट्रा मिथाइल था, पाइपेराडीन ऑक्सिल था इसका नाम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को अगर हम फ्री रेडिकल ट्रैपर यूज़ करते हैं, ये रिएक्शन आप प्रोसीड कर रहे हैं, इसमें आपने टेम्पो डाल दिया, तो टेम्पो क्या करेगा, फ्री रेडिकल को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करके क्या बनेगा, RCH2C+O। ये दो फ्री रेडिकल जो है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन होगा, कंबाइन होके क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक एस्टर बन गया ना। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है दैट मीन्स कि आपका जो रिएक्शन है वो इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। या यहाँ पे ईथर बनेगा, आप ट्राई कर लेना, यहाँ ईथर बनेगा, ये बना तो ये कंफर्म हो जाएगा द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग थ्रू किसके साथ, प्रोसीडिंग थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रोसेस मैंने कहा था कि सेकेंडरी प्रोसेस में डीकार्बोनिलेशन ऑफ एसाइल रेडिकल हो सकता है। ठीक है, डीकार्बोनिलेशन कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे डीकार्बोनिलेशन होगा एसाइल ग्रुप का कि आपका जो C+O है वो निकल जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होमोलिसिस फिर से होगा, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, फिर से अल्काइल रेडिकल बनेगा। अब ये जो अल्काइल रेडिकल बन गया RCH2 रेडिकल, सॉरी यहाँ पे R है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, ये दोनों रिकम्बिनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं, रिकम्बाइन, जिसको हमने रिकम्बिनेशन कहा था। या आपका जो ऑलरेडी और एक अल्काइल ग्रुप पहले बना हुआ था और जो अल्काइल ग्रुप अभी बना हुआ है वो दोनों भी रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, स्टेबल प्रोडक्ट वहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो डीकार्बोनिलेशन के लिए कुछ कंडीशंस भी है। या तो आपके रिएक्शन कंडीशन में लिखा होना चाहिए वेपर फेज में होता है, तो जब अगर वेपर फेज में होता है डेफिनेटली वहाँ पे डीकार्बोनिलेशन हो, क्योंकि उससे इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। या ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कंडीशन दिया हुआ है, जो फ्री रेडिकल बने वो स्टेबल बनना चाहिए। वेपर फेज में तो CO निकल के जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड फेज में अगर इस टाइप का रिएक्शन आपको करने के लिए कहा है और कहा है कि वेदर डीकार्बोनिलेशन इज पॉसिबल और नॉट, तो उस समय थोड़ा सा आप ये वाला रिएक्शन आप रखेंगे। जैसे मेरा ये कार्बोनिल कंपाउंड CO है और यहाँ पे आपका ऐसे रखेंगे अल्फा कार्बन है, इसके साथ फिनाइल रखेंगे, CH3 रखेंगे, फिर से फिनाइल रखेंगे। तो ऐसा आइडिया देने के लिए आपको इसके साथ भी हम फिनाइल है ना, और क्या मिथाइल, दोनों को सेव रखेंगे ताकि कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ देखिए किसी भी साइड से आपका लीसिस हो सकते हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ से लीसिस हुआ, यहाँ से लीसिस हो गया, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्या है ना, ये सारा आपको पता है। और यहाँ से क्या बना, यहाँ एसाइल रेडिकल बना और यहाँ क्या बना, इम्पोर्टेंट ये वाला है फिनाइल और यहाँ मिथाइल है और यहाँ फ्री रेडिकल। ठीक है, देखिए ये फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल है, तो ये सॉल्वेंट फेज में, सोल्यूशन फेज में भी बन सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फेज में रिएक्शन इजीली होगा क्योंकि द फ्री रेडिकल विच इज फॉर्मेड इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 फिनाइल रिंग्स। तो यहाँ रिकम्बिनेशन के चांसेस कम होगा, इजीली बन जाएगा लिक्विड फेज में।
मैंने पहले कहा था कि वेपर फेज में नॉलेज स्टेप फर्स्ट होता है, लेकिन आपका सबस्ट्रेट कुछ ऐसा हो कि जिसमें फ्री रेडिकल जो है वो हाईली स्टेबलाइज है, तो वो सोल्यूशन फेज में भी जा सकते हैं और वहाँ पे डीकार्बोनिलेशन भी होगा। देखिए यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ भी फिनाइल है, यहाँ मिथाइल है, डीकार्बोनिलेशन होगा तो कैसे होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, लिसिस हो जाएगा, तो बनेगा क्या, जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, फिनाइल फिनाइल मिथाइल, ये रेडिकल, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, और जो ये वाला जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो हाईली स्टेबल है। तो सॉल्यूशन फेज में भी, लिक्विड फेज में भी डीकार्बोनिलेशन हो सकता है इफ़ यू आर यूजिंग ए प्रॉपर सबस्ट्रेट। ये चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मिटा देते हैं इसको। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय द एसाइल रेडिकल फ्रॉम द अल्काइल रेडिकल टू गिव एल्डिहाइड एंड अल्कीन। तो पहला वाला जो था सेकेंडरी प्रोसेस में, जो आपका ये वाला, यहाँ मैं थोड़ा बैक जाता हूँ आपके लिए, ये वाला बन गया ना ये। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है वो कैसे स्टेबलाइज होता है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने पढ़ा डीकार्बोनिलेशन से ये स्टेबलाइज होता है, डीकार्बोनिलेशन की कंडीशन भी पढ़े, और डीकार्बोनिलेशन के बाद जो यहाँ फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो कैसे स्टेबल होता है, पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा। डीकार्बोनिलेशन के बाद रिकम्बिनेशन रिएक्शन होता है, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये डीकार्बोनेशन से स्टेबल होता है, रिकम्बिनेशन होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा, अगर जो आपका अल्काइल रेडिकल था इसके पास बीटा हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा बीटा पोजीशन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, एक फ्री रेडिकल ही बचा ना, एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे RCS इस तरह से भी स्टेबलाइज होगा ना, इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला था कि इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है, ये चीज़ आप याद रखें। तो जो आपका एसाइल ग्रुप है वो डीकार्बोनिलेशन से भी स्टेबलाइज हो सकते हैं, रिकम्बिनेशन से भी हो सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से भी वहाँ पे स्टेबिलिटी इसको मिल जाती है। या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय एसाइल रेडिकल फ्रॉम अदर अल्काइल ग्रुप टू एल्डिहाइड एंड अल्कीन। ये देखिए यहाँ आपका एसाइल ग्रुप डीकार्बोनिलेशन नहीं करेगा, है ना, ये सोल्यूशन लिक्विड फेज में था, डीकार्बोनिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये क्या करता है, अगर इसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से सीधे बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खुद एल्डिहाइड बनेगा और दूसरे को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से भी दो तरीके हैं इसको स्टेबल होने के। अभी पहला क्या हो सकता है, डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन से भी आपका एसाइल ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज हो सकता है, डीकार्बोनिलेशन के बाद रिकम्बिनेशन हो सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, या आपका जो ये एसाइल ग्रुप है वो कैसे स्टेबल हो सकता है, जो दूसरा इसका पार्ट बना था अल्काइल ग्रुप, उसके बाद अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन लेके खुद एल्डिहाइड बनेगा और दूसरे को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये सारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट में जाते हैं तीसरा तरीका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय अल्काइल रेडिकल। अभी तक हम एसाइल की बात कर रहे थे, अभी तक याद रखना एसाइल ग्रुप को ही फोकस कर रहे थे, वहाँ तो अल्काइल ग्रुप भी तो बना है। अल्काइल फ्री रेडिकल कैसे स्टेबलाइज होता है, फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ द एसाइल रेडिकल टू फॉर्म कीटीन एंड अल्केन। तो जो आपका जो एसाइल ग्रुप है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अभी एसाइल ग्रुप दो तरीके से स्टेबलाइज होता है, डीकार्बोनिलेशन रिकम्बिनेशन हो रहा था, वो हमने, या अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा था, हमने पढ़ा। लेकिन जो आपका ये जो अल्काइल का फ्री रेडिकल जो बना था ये भी तो स्टेबल हो सकता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है यहाँ से हाइड्रोजन को, ये हाफ एरो दिखाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन रह गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शेयर होगा, कीटीन बनेगा, क्या बनेगा, कीटीन डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, ये आप बराबर CH से CH2 बनेगा। इस तरह से भी स्टेबलाइज होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से, जिसको हमने कहा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये वाला याद रखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट,
डीकार्बोनिलेशन इज द मेजर रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन। सबसे मेन क्या होता है डीकार्बोनिलेशन। क्यों होता है डीकार्बोनिलेशन? देखिए भाई नॉरिश टाइप फर्स्ट में जब प्राइमरी प्रोसेस खत्म हुआ तो सेकेंडरी प्रोसेस में सबसे चांसेस ज़्यादा है डीकार्बोनिलेशन की, एसाइल ग्रुप का डीकार्बोनिलेशन हो। अगर वो वेपर फेज में हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डीकार्बोनिलेशन होगा। थोड़ा सा कम चांस है कि वहाँ पे रिकम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो। एज ए रिजल्ट द नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस इज ए टू स्टेप रेडिकल मैकेनिज्म। प्राइमरी प्रोसेस द फर्स्ट, सेकेंडरी प्रोसेस द सेकेंड, ये याद रखें। तो आपका डीकार्बोनिलेशन भी होगा, डिसप्रपोर्शनेशन भी होगा, जिसकी वजह से आपको क्या बनेगा, अल्कीन भी ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, अल्केन भी ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, कीटीन भी ऐसे प्रोडक्ट बनेगा और एल्डिहाइड भी ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपने कंडीशन क्या है उसकी। अगर आपने सॉल्यूशन फेज यूज़ किया और वहाँ पे डीकार्बोनिलेशन को फेवर नहीं हो रहा था तो वहाँ पे क्या बनेगा, कीटीन्स बनने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन वेपर फेज में किया तो मैक्सिमम चांस है वहाँ पे आपको क्या बनेगा, वहाँ पे आपका फिर अल्कीन बनेगा। यहाँ से क्योंकि अल्कीन और अल्केन बनने के ज़्यादा चांस है रिकम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, वो आप थोड़ा प्रीवियस जाके और देख सकते हैं, हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एसाइक्लिक की यानी ओपन चेन की बात कर रहे थे। अब साइक्लिक कीटोन भी तो आ सकते हैं। साइक्लिक कीटोन ये हो गया आपका साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सानोन इस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी अल्फा कार्बन तो है, यहाँ भी क्या हो सकता है ना, अल्फा क्लीवेज हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, अल्फा क्लीवेज होने के लिए आप देखिए या यहाँ से क्लीवेज होगा यहाँ से, तो बाई रेडिकल यहाँ भी बनेगा। बाई रेडिकल मीन्स यहाँ एक ही कंपाउंड के पास दो रेडिकल, एसाइल ग्रुप एक साइड में होगा, दूसरे साइड में ये वाला रेडिकल होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा तो कहाँ से होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो याद रखना मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले साइड से आप इसको लिसिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो बाकी सब सेम है। वो याद एक इस चीज़ में याद रखना कौन सा फास्ट होगा, साइक्लिक कीटोन वाला की एसाइक्लिक कीटोन। याद रखना साइक्लिक कीटोन में नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन इजीली होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक कीटोन में स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होने की वजह से जितना छोटा रिंग होता जाएगा, फिर 5 मेंबर 4 मेंबर, नॉरिश टाइप फर्स्ट इतना इजीली होता है क्योंकि वहाँ पे रिंग स्ट्रेन को रिलीव मिल जाता है, एकदम से ओपन हो जाता है। ऐसे कीटोन्स आर क्लीवेज बाय नॉरिश टाइप फर्स्ट। क्लीवेज इन द बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है, जो मैंने पहले कहा था। ट्रिपलेट स्टेट इज यूज इन ओनली इन रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन। नॉरिश टाइप फर्स्ट में क्या होता है, एसाइक्लिक कीटोन में जो हमने अभी तक वो फर्स्ट और ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों में होता था, लेकिन ज़्यादातर जो साइक्लिक कीटोन है उसमें रिएक्शन सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि साइक्लिक कीटोन में जल्दी से इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर जो है वो इजीली पॉसिबल होता है। तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जल्दी जाता है, इसलिए सारे रिएक्शन जो है यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से होता है। However, it is possible that inter-system processing cyclic ketone is so fast that no reaction from the singlet state is detected. ये मैंने आपको कहा। The excited triplet state for Norrish type first reaction according to available knowledge is the N2pi star transition, ये भी आपको पता है। Norrish type first process involved the initial cleavage of carbonyl carbon alpha carbon, ये भी आपको पता है। Subsequent secondary process correspond to the observed for एसाइक्लिक, जो सब्सिक्वेंट इसके बाद प्राइमरी प्रोसेस के बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं, जिस तरह से एसाइक्लिक में होता था यहाँ भी यही होता है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, डीकार्बोनिलेशन जैसे ये आपका साइक्लिक कीटोन है, हमने इसको, ये साइक्लिक ही है, देखिए पूरा हमने N अगर 2 होगा तो 5 मेंबर होगा, 2 होगा तो 6 मेंबर होगा, वो ऐसे सबसे पहले SNU को एब्जॉर्ब करेगा, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, जल्दी से ट्रिपलेट में चला जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे होमोलिसिस हो जाएगा, है ना। होमोलिसिस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वाला ब्रेक किया है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो एक साइड में एसाइल ग्रुप, एक साइड में अल्काइल, इसको हम अल्काइल एसाइल बाई रेडिकल या डाई रेडिकल बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डीकार्बोनिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोनिलेशन कैसे होगा भाई, देखिए
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, CO बन के निकल जाएगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा -CO, तो एक रेडिकल यहाँ रहेगा, एक रेडिकल यहाँ का रिकम्बाइन पॉसिबल है क्योंकि क्लोज में है, तो ये फिर से साइक्लोअल्केन बन सकता है, या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे हो सकते हैं। कैसे होगा? जो इसका बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर बीटा हाइड्रोजन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे, तो ये अल्कीन भी बन सकते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। सेम है, आप इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको समझ में आया होगा। या दूसरा क्या हो सकता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट बाय द एसाइल रेडिकल। वहाँ पे यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ अल्काइल रेडिकल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, है ना, क्योंकि जो CO था वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, CO अभी इंटेक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO के फॉर्म में नहीं निकला ये, है ना। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से भी ये बीटा हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। इसको मैं दोबारा दिखाऊंगा। ये हाइड्रोजन एक यहाँ था, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, जो वहाँ पे सिंपल सा एल्डिहाइड बन रहा था, क्योंकि वहाँ 2 पार्ट बन रहे थे, क्योंकि ये रिंग शेप में था, तो ये क्या था, ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वहाँ अनसैचुरेशन अलग और एल्डिहाइड वाला पार्ट अलग हो रहा था। इंट्रामॉलिक्यूलर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द एसाइल रेडिकल बाय द अल्काइल रेडिकल प्रोसीड टू प्रोड्यूस अ कीटीन। यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? यहाँ कर रहा है आपका एसाइल रेडिकल, यहाँ से ले रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है ना, आपका एसाइल रेडिकल भी की जगह अल्काइल रेडिकल, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले ले, ये अल्फा हाइड्रोजन को ले ले, है ना। अल्फा हाइड्रोजन को ये अगर लेगा तो क्या करेगा? तो यहाँ पे अब क्या बनेगा? इस तरह से डबल बॉन्ड। देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, सॉरी ये तो अल्फा यहाँ, इसको कहना चाहिए था इनको, यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन को ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, तो कीटीन भी बनता है यहाँ पे, देखिए याद रखेंगे इसको, ठीक है। दोनों सेम है, इसको फास्ट हम करने जा रहे हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ साइक्लिक कीटोन इन गैस फेज गिव्स डिकार्बोनाइलेशन एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ये याद रखेंगे। ये मैंने पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन मेनली लीड द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो दोनों को फिर समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल यहाँ फिर से लिया है। देखिए ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर ट्रिपलेट में जाके यहाँ पे फिर लिसिस हो जाएगा। कहाँ से लिसिस किया है? दोनों सेम है, तो यहाँ से किया है, तो बाई रेडिकल बन गया। अब बाई रेडिकल अगर डिकार्बोनाइलेशन कर रहे हैं तो डिकार्बोनाइलेशन कैसे होगा? ये यहाँ जाएगा, यहाँ से गैस फेज में CO एकदम से निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन के। अब रेडिकल एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ये दोनों रिकम्बाइन हो सकते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। या पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन था, चलो ये वाला दिखाते हैं, दोनों सेम है, बीटा हाइड्रोजन ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अल्कीन दोनों, तो दोनों बन सकते हैं। या क्या हो सकते हैं कि आपका एसाइल ग्रुप ही सॉल्यूशन फेज में था, इसको ज़्यादा चांस नहीं मिला, तो ये हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कीटीन भी बन सकते हैं। या क्या करेगा? जो यहाँ पे दिखाया है सिंपल सा, जो ये हाइड्रोजन है, ये अगर एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। ये चीज़ें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है ऐसे बनने की, तो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें क्या? इन द सोल्यूशन फेज बाय रेडिकल पेयर इज नॉट यूजुअली स्टेबलाइज्ड बाय डिकार्बोनाइलेशन। तो मैंने अभी कहा कि पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा इसे 1-2 मिनट वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि बाय रेडिकल जो है सोल्यूशन फेज में स्टेबलाइज नहीं कर पाता है डिकार्बोनाइलेशन को, ठीक है। इन दिस केस बाय रेडिकल इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, है ना। तो यूजुअली अगर यहाँ पे सोल्यूशन फेज लिखा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर ही होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे।
This intermolecular hydrogen atom leads to the formation of either unsaturated aldehyde और कीटोन बन सकते हैं। देखिए ये आपका सोल्यूशन फेज है, ठीक है। सोल्यूशन फेज में आपको पहले से ही कहा है कि भाई जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो सोल्यूशन फेज में ही कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है। अगर यहाँ वेपर फेज लिखा हो तो आप सीधे डिकार्बोनिलेशन ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। अब इसने पहले कह दिया कि सोल्यूशन फेज है तो बाई रेडिकल तो बनेगा भाई, जिस तरह से अभी तक बन रहा था। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बाई रेडिकल बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ से बाई रेडिकल बनने के बाद ये बाई रेडिकल बन गया। अब एक चांसेस ये है कि डिकार्बोनिलेशन हो जाए, यहाँ से ऐसे जाए, फिर इसके बाद ये रिंग बने। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोल्यूशन फेज में आपने देखा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इवोल्यूशन है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो ये बना ना, ये स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं इसको, ठीक है। और क्योंकि गैस फेज में होता तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या था कि इंट्रोपी एकदम से, तो ये सारा गैस फेज में इंट्रोपी एकदम से इंक्रीज होता हो जाता। अब यहाँ देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय कार्बोनिल रेडिकल पॉसिबल है सॉल्यूशन में। इंट्रा कार्बोनिल भी इसको एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ या तो पॉसिबिलिटी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय कार्बोनिल रेडिकल, आपका कार्बोनिल रेडिकल यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। या पॉसिबिलिटी है क्या कि ये वाला ही खुद ये आपका जो अल्काइल रेडिकल है यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो कीटीन तो पॉसिबल। तो याद रखने का ये है कि अगर एग्जाम में आपको यहाँ वेपर दिखाया है तो आप सीधे इस रास्ते जाओगे, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे आसानी से 4 मेंबर रिंग बनेगा और CO निकल जाएगा, ठीक है ये। लेकिन अगर सॉल्यूशन फेज कहा है तो ये और ये प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। When photolysis is carried out in presence of polar protic solvent, जब देखा गया कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किया तो ज़्यादातर कीटीन बनते हैं। ये इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे, कीटीन वाला प्रोसेस, क्योंकि बाद में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फिर इसके साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकते हैं, थोड़ा इसको याद रखेंगे। तो थोड़ा सा ये इसको ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज़। इसको अब यहाँ से यहाँ कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला केस है, फॉर एग्जांपल C⋅O और यहाँ पे है, ठीक है। कभी कभी रिकम्बिनेशन कॉमन होता है इसमें, इससे भी हमें प्रूफ मिलता है कि यहाँ रिकम्बिनेशन होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे इस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री पता है, ये अबव द प्लेन ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल है, वो क्या है, अबव द प्लेन है, और जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है। ये थोड़ा जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर यहाँ पे HNU पास करेंगे तो लिसिस डेफिनेटली इसी साइड का हो जाएगा। सॉरी, ये वाला हमें मिटाना पड़ेगा, C⋅O है ना, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल। देखिए अब फ्री रेडिकल यहाँ बनाना, ये फ्री रेडिकल आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड टाइप का है, ये प्लेनर है। अब अगर ये रिकम्बाइन होगा तो कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये ऐसे इसके इस साइड से अटैक कर सकते या बैक साइड से अटैक कर सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट जो है ऐसा भी बन सकते हैं कि नहीं, अगर रिकम्बाइन हुआ, जैसे आपको थिंकिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, ये रिवर्स हो सकते हैं। मिथाइल अब पीछे आ सकता है और हाइड्रोजन आगे आ सकता है।
इसका एपीमर जैसा होता है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट देखा गया है, इसलिए हम ये इस मैकेनिज़्म को इससे भी हमें पता चलता है कि इस टाइप के मैकेनिज़्म यहाँ होते हैं, बाय रेडिकल बन जाते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, यस, ये रिकम्बाइन हो सकते हैं। रिकम्बिनेशन के समय ये भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। और दूसरा अपना जो इनिशियल स्टेज वाला प्रोडक्ट है, जो ऐसे ही था ना, यहाँ मिथाइल था और इसके पीछे हाइड्रोजन थे, ये वापस 50-50 इनांशोमर जैसा यहाँ पे बन सकते हैं। तो थोड़ा ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका समझो एक असाइनमेंट की तरह ही है। आपका इंटरनल C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और आपको रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल। तो ये सिंपली आपका नॉरिश टाइप होगा। लिक्विड फेज यहाँ लिखा है, लेकिन और यहाँ लिखा है H न्यू यानी नॉरिश टाइप ही है, लेकिन यहाँ वेपर लिखा है। अब आपको A क्या होगा, B क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।